गवर्नर इंतजामिया कश्मीर वापस लौटने वाले तुलबा की मदद के लिए खुसूसी टीम देगी तश्कील। तुलबा की हाजिरी, कोर्सेज और सलामती से जुड़े मामलात का टीम लेगी जायजा। मुसलसल बारिशों की वजह से जम्मू में किसानों की फसलों का हुआ नुकसान। किसानों ने गवर्नर इंतजामिया से किया मुआवजे का मुतालबा। दफा 35A और 370 में तरमीम के खिलाफ कश्मीर सिविल सोसाइटी ने कोर्ट में दायर की अर्जी। खुसूसी दर्जे को बरकरार रखने की कोशिश रहेगी जारी। सिविल सोसाइटी कश्मीर। करना कुपवाड़ा शाहराह पर 3 अफराद शदीद ठंड की वजह से लुकमा अजल। कुपवाड़ा से करना की जानिब शुरू किया था पैदल सफर। सोनबरारी कोकरनाग में बुनियादी सहूलियात से अवाम महरूम। इंतजामिया के खिलाफ लोगों का एहतजाज। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेजबान आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। करना कुपवाड़ा शाहराह पर गुज़श्ता रात पैदल सफर करने वाले 3 अफराद शदीद ठंड की वजह से लुकमा अजल बन गए। इतलात के मुताबिक 5 अफराद ने कल कुपवाड़ा से करना की जानिब पैदल सफर शुरू किया, जिनमें से अगरचे 2 अफराद बहिफाजत साधना पर पहुंच गए, ताहम 3 अफराद साधना के नजदीक मोरिया के मकाम पर शदीद ठंड बर्दाश्त न कर सके और मौके पर ही की जान चली गई। जराये के मुताबिक कल रात करीब 11 बजे 2 अफराद पैदल चलकर साधना टॉप पर पहुंचे, जिनने यहां मौजूद फौजी एहलकारों को मतला किया कि मजीद 3 अफराद अभी जो उनके साथ थे, जो ठंड की वजह से मोरिया से आगे नहीं बढ़ सके हैं। जराये का कहना है कि फौज और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल एक पार्टी जब मोरिया पहुंची तो तीनों अफराद ठंड बर्दाश्त न करते हुए लुकमा अजल बन चुके थे। मरने वालों की शनाख्त खालिद शेख वल्द कादिर शेख, ताहिर ख्वाजा वल्द यूनिस ख्वाजा साकना हाजी नाड़ और फरीद अहमद वल्द लालदीन साकना शम्सपोरा करना के बतौर हुई है। याद रहे कि इससे कबल भी जनवरी के महीने में टेटवाल के एक खातून कुपवाड़ा से करना पैदल सफर कर रही थी और हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस खातून की जान चली गई थी। तो 3 अफराद की मौत की खबर जो कि आ रही है कुपवाड़ा से, जहां कल रात 5 अफराद जो साधना की तरफ जा रहे थे, पैदल सफर कर रहे थे और इस इलाके में शदीद ठंड की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और 2 जो बाहिफाजत साधना पर पहुंच गए, जिनने जो खबरें अभी तक मिल रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने फौजी एहलकारों को इस बात की जानकारी दी कि उनके साथ 3 और लोग थे जो मोरिया पहुंचते ही दम तोड़ बैठे हैं, ठंड बर्दाश्त न कर सके। और इसके बाद फौज और पुलिस के जवान जो अभी तक हमारे जराये से हमें खबर मिल रही है यहां पर पहुंची और उसके बाद इन तीनों लोगों को जब देखा तो इन दम घुटने से इनकी मौत हो चुकी थी और मरने वालों की शनाख्त खालिद शेख और साथ ही साथ ताहिर ख्वाजा और फरीद अहमद व लालदीन के बतौर हुई है। हिलाल हंजोरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, क्या अपडेट्स हैं और इस खबर के हवाले से जो अभी तक अपडेट्स मिल रही हैं कि 3 लोगों की जान गई है जबकि 2 बाहिफाजत साधना पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, ये रात का वक्त है, यानी रात के 1 बजे के करीब ये इस पहाड़ी से जो साधना टॉप पर है और वहां पर जो खूनी नाला है वहां पर कहीं ना कहीं जो बर्फानी एक तूफान आया था और उस तूफान के जद में ये 5 लोग आए थे, लेकिन इसमें मौजूदाती तौर पर 2 लोग जो है वो बच चुके हैं, लेकिन इसमें 3 लोग जो है वो इस बर्फानी तूफान के जद में आकर वहीं पर जाम बैक हुए, क्योंकि वो पहले उस बर्फ में फंस गए और उसके बाद जो टेम्परेचर था वो काफी माइनस था और जिसकी वजह से वहां पर ही उनकी जान चली गई। ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां माइनस टेम्परेचर था उसके बाद वो रात भर वहां पर उसी बर्फ में फंसे रहे और उसके बाद उनकी जो बॉडी थी उन्हें रिकवर की जाती है। तो इस तरह से उन तीनों की जो मौत है वो वाक़ा हुई है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी इसकी तस्दीक की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस बात की तस्दीक कर दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स थे हिलाल, उसके मुताबिक टेम्परेचर जो था दर्जा हरारत कम होने की वजह से जो इन लोगों का जो हरकत कल्ब है वो बंद होने से जान चली गई, लेकिन क्या इस बात की भी कंफर्मेशन हुई है कि बर्फानी तौदे की जद में ये लोग आए?
जी बिल्कुल, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि ये रात के 1 बजे का वाक़ा है और रात के 1 बजे जब ये बर्फ में वहां पे फंस गए और उनका टेम्परेचर काफी डाउन हुआ और उसके साथ साथ जो उनके रगों में खून था वो कहीं ना कहीं वो फ्रीज हो गया, जिसकी वजह से फिर इसका हरकत कलब जो है बंद हो गया है। तो इस तरह से माइनस टेम्परेचर की वजह से ही इनकी मौत वाक़ा हो गई है। तो इस इलाके में इंतजामिया या फौज या पुलिस के जवान कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इलाके में भारी बर्फ अभी भी है? देखिए, चूंकि ये उस वक्त ये जो पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस वक्त हरकत में आ गई, क्योंकि जब वहां से वो 2 लोग जो वहां से मौजूदाती तौर बच के निकले हैं और उसके बाद वो अपने इलाकों की तरफ रवाना हुए और वहां पे उन्होंने जो पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया और उस इंफॉर्मेशन के बलबूते पर ही फिर जो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो बचाव अमला है वो वहां पर जाए मौका पर पहुंच गया और उन्हें बचाव कार्रवाई शुरू करते हुए इनकी बॉडीज को वहां से निकालने की कोशिश की। तो अभी तक क्या कोई अपडेट मिल पाया है? डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं या नहीं? जी अभी तक जो है उन्हें रिकवर किया जा रहा था, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली है कि उनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है और तमाम जो चीजें हैं वो उनको पूरा करने के बाद ही लवाहिकीन के सुपुर्द उनकी मैयत को जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियली उसकी कंफर्मेशन नहीं हो पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुपवाड़ा से करना की जानिब ये तमाम लोग जा रहे थे, जिस दौरान जो हिलाल हांजोरी उनके मुताबिक एक बर्फीले तोदे की जद में आए और 3 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तीनों लोग जो हैं जिनकी डेड बॉडीज को निकालने की कोशिशें लगातार इंतजामिया की तरफ से जारी हैं। 2 बाहिफाजत उस मकाम पर पहुंच गए जहां फौज और पुलिस के जवानों ने इन दोनों लोगों ने उनको जानकारी दी। उसके बाद बाकी तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वो 3 लोग जो बर्फ में दबे हैं और खबरें ये आ रही थी पहले कि टेम्परेचर जो दर्जा हरारत है वो कम होने की वजह से इनकी हरकतें कल्ब बंद होने से मौत हुई है। ताहम अब जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक बर्फानी तोदा गिरने से जिसकी जद में ये आए 2 ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई और साधना पर पहुंचे जहां फौज और पुलिस के जवानों को उन्हें जानकारी दी। ताहम 3 लोगों की जान चली गई, जिनकी डेड बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश जारी है। इधर कौमी तहकीकाती एजेंसी जो टेरर फंडिंग मामले की तहकीकात कर रही है के हाथ कई सबूत मिले हैं। एनआईए के जराया के हवाले से मौसूला खबरों के मुताबिक कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए को एक फहरिस्त मिली है और इस फहरिस्त में इन सभी अलहदगी पसंद तंजीमों के नाम शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान से पैसा मिल रहा था। जराये के मुताबिक भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एक अफसर के जरिए से ये रकूमात हुर्रियत लीडरों को बांटे जा रहे थे। इधर दाखिला वजारत के जरायों से मालूम हुआ कि हुर्रियत की सभी इकाइयों के खिलाफ किसी भी वक्त कार्रवाई की जा सकती है। तो एनआईए के हाथ जो पहले ही टेरर फंडिंग मामले में तहकीकात कर रही थी, एक और सबूत लगा है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। इशफाक, जो खबरें अभी तक आ रही हैं, जिस तरीके से पहले ही टेरर फंडिंग मामले में एनआईए हरकत में थी और अब इस तरह की बात सामने आना कि उनका सीधा कांटेक्ट या पैसा जो था फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी, तो ऐसे में क्या दोबारा कोई नई जो है दोबारा से एनआईए की तरफ से कोई जांच शुरू की जा सकती है अलहदगी पसंद लीडरों के खिलाफ या इन तंजीमों के खिलाफ? देखिए, जांच का तो ऑलरेडी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो एफआईआर दे दी गई थी लास्ट ईयर, उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया था और उसी के तहत हमने देखा था कि श्रीनगर के अंदर मीरवाइज के घर पे छापा मारा गया था और फिर उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया था समन जारी करके, जिसके उन्होंने रिटर्न रिप्लाई जो है एनआईए को दिया था। लेकिन आज जो सुबह खबर ब्रेक हुई एनआईए के ऑफिस से, जो सोर्सेज से हमें पता लगा था, वो ये था कि कोई 21 ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट एक मिली है एनआईए को, जिसमें वो सारी डिटेल्स लिखी गई है कि कब कब और कहाँ कहाँ कैसे पैसा उनको मिला है और पैसा किस रूट से आया है। उसमें जो हमारी यहाँ इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, वहाँ पर एक सीनियर ऑफिशियल का नाम भी सामने आ रहा है
कि उसके थ्रू से और वो क्लोज कांटेक्ट में मीरवाइज उमर फारूक और दीगर लोगों के था जब ये पैसा बांटा जा रहा था कश्मीर के अंदर। तो अब ये सीधी सी बात है, जब इतनी चीजें इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सामने आ रही है तो अब ग्रिल होना या बुलाना और ऑर्गेनाइजेशंस को और लोगों को, वो सीधी सी बात है, या कि छापा डाला जाएगा या उन्हें नोटिस निकाल के बुलाया जाएगा। लगता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर अंदर प्रोसेस जो है वो थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा, कुछ और लोगों को बुलाया जाएगा, कुछ और पूछताछ होगी, फिर जाके आगे पता लगेगा कि एनआईए इसको कहां तक और खींचेगी। तो पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक अफसर का भी इसमें जिक्र जिस तरीके से आपने बताया हुआ है, तो क्या उनसे भी कोई मदद या पूछताछ की जा सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, वो बड़ा मुश्किल है कि आप डिप्लोमेटिक लेवल पे हाई कमिश्नर के ऑफिस में जाकर किससे पूछेंगे या उनको बुलाएंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स में जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी बात हो रही थी, उनका यही मानना है कि अगर वो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं और अगर कहीं पर कुछ डोजियर देने की जरूरत पड़ी, कोई बुला के कुछ बात करने की जरूरत पड़ी, तो डिप्लोमेट्स को बुलाया भी जाएगा और उनको ऑफिस पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से वो कर रहे हैं काम, उस पर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा लीगल वे में और डिप्लोमेटिक वे में। बाकी पूछताछ शायद ना हो पाए क्योंकि लीगल प्रोसेस जो है और जो हमारा विदेश नीति की जो पॉलिसी हमारी है उसके तहत आप किसी डिप्लोमेट को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसे पूछताछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स पर होगा शायद सरकार उसको अडॉप्ट जरूर करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कौमी तहकीकाती एजेंसी जो पहले ही टेरर फंडिंग मामले की तहकीकात कर रही थी, उसके हाथ जो अभी तक जराये के हवाले से खबरें आ रही हैं, एक और सबूत लगा है जिसमें इस बात की के सबूत मिले हैं कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से दोबारा क्या अलहदगी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो ऑलरेडी केस चल रहा है, और साथ ही साथ इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर एक अफसर का नाम भी आ रहा है जो भारत में ही पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर है, उसमें से वहां भी एक अफसर का नाम आ रहा है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इधर पुलिस ने कल सरहदी जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट से एक राजेंद्र सिंह नामी शख्स को 2 हथगोलों समेत गिरफ्तार किया है। राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब सुरनकोट में फौज की जानिब से एक भर्ती रैली मुनक्किद हो रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स कालाकोट तहसील राजौरी का रहने वाला है और उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो 2 हथगोले लेकर भर्ती रैली के मकाम पर पहुंच रहा था। आपको बता दें कि फौज की जानिब से राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया और इससे मजीद पूछताछ जारी है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अब सवाल ये कि एक शख्स भर्ती में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करने वाले नौजवानों को निशाना बनाने की गर्ज से यहां कैसे पहुंच जाता है। 100 किलोमीटर दूर का इस सफर तय करके राजेंद्र सिंह कालाकोट से सुरनकोट पहुंचा। ऐसे बहुत सारे सवाल जो अब कहीं ना कहीं इंतजामिया पर भी उठ रहे हैं, खासतौर से पुलिस पर, क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्या कहीं पे कोई चेकिंग पॉइंट नहीं था जहां पे राजेंद्र सिंह से चेकिंग हुई, या जिस तरीके से आम मकामात पर हमने देखा है पैसेंजर बसेस के अंदर चेकिंग होती है, लोगों की तलाशी ली जाती है, उनके साथ सामान होता है, वो तमाम चेकिंग की जाती है। लेकिन ऐसे में राजेंद्र सिंह 100 किलोमीटर दूर से सुरनकोट आसानी के साथ पहुंच जाता है और अगर अंदर दाखिल हो जाता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। अच्छी खबर यह कि उसको पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने धर दबोचा। जमशीद हमारे साथ है। जमशीद, क्या तफसीलात हैं? कल पुलिस ने जिस तरीके से कहा था कि पूछताछ जारी है, मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई और बात सामने आई है? अभी तक पुलिस की तरफ से इस पे कोई नया बयान तो सामने नहीं आया, मगर जिस तरह का ये हादसा है, ये एक बहुत बड़ा हादसा जो कल फौज ने टाल दिया, क्योंकि एक भर्ती मुहिम के दौरान एक शख्स 2 ग्रेनेड के साथ और एक डेटोनेटर के साथ ग्राउंड में दाखिल होने की कोशिश करता है, जो एक बड़ा मंसूबा था जिसका शायद इनको टारगेट करने का, जहां भर्ती मुहिम हो रही थी इसको टारगेट करने का इसका मंसूबा था, मगर आर्मी ने इसको पहले ही दर दबोच लिया। मगर सबसे बड़ा सवाल जो इंतजामिया पर यह उठता है कि 100 से ज्यादा किलोमीटर का सफर ये बंदा तय करके मेंढर से लेके सुरनकोट तक कैसे तय कर पाता है, जहां ये इतना बड़ा मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इससे पहले इसको मंसूबे को नाकाम कर दिया। मगर जिस तरह पुलिस की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि ये शख्स भर्ती होने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ था, तो इससे पहले इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। मगर पुलिस पर यह सवाल जरूर उठता है कि इस बंदे के पास ये 2 ग्रेनेड कहां से पहुंचे और कहां से इस शख्स ने ये 2 धमाका के मवाद लाए जो वहां भर्ती मुहिम तक पहुंच सका। जी, आप सुनिए। तो क्या जमशेद
पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? क्या जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि नौजवान जो भर्ती के लिए अंदर दाखिल हुए थे उनको निशाना बना सकता था, या फिर कोई और मंशा हो सकती है? अभी तक जो पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है उसमें क्या बड़ी बातें उभर कर सामने आई हैं? आसिफ जी, पुलिस की तरफ से इसमें अभी सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है कि आगे मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि इस बंदे से अभी पूछताछ इंटरोगेशन हो रही है इसकी। मगर जिस तरह ये भर्ती मुहिम के अंदर ये ग्रेनेड धमाका लेके पहुंच रहा था, इसका मतलब यही था कि ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने जा रहा था। उससे पहले इस मंसूबे को नाकाम कर दिया। मगर जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि ये शख्स एक मेंढर के दूर दराज इलाके का रहने वाला है, बैकग्राउंड इसकी नॉर्मल बिल्कुल बताई जाती है। जिस तरह हमने इसकी पूरी बैकग्राउंड का पता भी किया, ये बिल्कुल नॉर्मल घर से है। मगर जिस तरह इस शख्स के पास, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस शख्स के पास ये ग्रेनेड पहुंचे कहां से और ये बंदा वहां तक पहुंच कैसे पाया भर्ती मुहिम तक। अगर ये अंदर दाखिल हो जाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता, जिसके बाद इस पे सबको सफाई देनी पड़ती। मगर उससे पहले ही इसको फौज ने पकड़ लिया। मगर दूसरा, पुलिस पर जरूर सवालिया निशान उठता है कि 100 किलोमीटर का पैदल 100 किलोमीटर का सफर तय करके बंदा कालाकोट से सुरनकोट तक ग्रेनेड के साथ पहुंच जाता है। जी आसिफ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हम आपके पास आएंगे जैसे जैसे इस केस में और खुलासे पुलिस की तरफ से किए जाएंगे। राजेंद्र सिंह नामी ये शख्स कालाकोट राजौरी का रहने वाला, जिसे कल उस वक्त गिरफ्तार किया गया। कल भी हमने आपको बताया था जब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, और 2 हथगोले इसके पास से जो बरामद किए गए हैं, बताया जा रहा है काफी पुराने ग्रेनेड हैं। लेकिन सवाल फिर से यही कि इतने किलोमीटर दूर से पैदल सफर कर राजेंद्र सिंह सुरनकोट तक चला जाता है, और ऐसे में एक भी जगह किसी चेकिंग पॉइंट पे उसे रोककर पूछा नहीं गया। जब अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी उसकी तरफ से, उस वक्त उसे सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से धर दबोचा गया। और अच्छी खबर यह थी कि लोगों की जान बच गई। अगर ये दाखिल हो जाता तो भर्ती के लिए जो नौजवान आए थे, जो मुल्क की खिदमत के लिए, अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए, और साथ ही साथ अवाम और मुल्क की खिदमत करने के लिए जो वहां पे आए थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे, भर्ती में हिस्सा ले थे, टेरिटोरियल आर्मी की यहां भर्ती चल रही थी। और ऐसे में यहां अगर राजेंद्र सिंह, ये जो शख्स बताया जा रहा है, ये दाखिल हो जाता तो काफी ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे घर उजड़ सकते थे, बहुत सारे परिवार उजड़ सकते थे, कई लोगों की यहां जानें जाया हो सकती थी। लेकिन उस ऐसी कोई घटना होने से पहले ही, कोई वारदात इससे पहले राजेंद्र अंजाम देता, उससे पहले ही उसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने धर दबोचा। बढ़ते आगे और अब बात आम इंतखाबात की करते हैं। आम इंतखाबात की तारीखों का एक तरफ ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को यह उम्मीद थी कि पार्लिमानी इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। ताहम कमीशन ने सिर्फ पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ही ऐलान किया था। ऐसे में रियासत की तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर हैरानी का भी इजहार किया था, और रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल साजगार क्यों नहीं, तमाम पार्टियों की तरफ से पूछा जा रहा है। अब खबर यह आ रही है कि आज इलेक्शन कमीशन की एक अहम मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तमाम सियासी जमातों की तरफ से कई सवालात पूछे गए थे हुकूमत से, और खासतौर से कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह सवाल किया गया था कि अगर पार्लिमानी इंतखाबात रियासत में हो सकते हैं तो दूसरी तरफ असेंबली इंतखाबात के लिए माहौल साजगार क्यों नहीं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर वो तनाजात की जद में भी आ सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एयर स्ट्राइक महज एक इंतखाबी स्टंट था। उनने ये भी इल्जाम आयद किया कि रियासत के दूर दराज इलाकों में इंतखाबात के दौरान फौज के जवानों से वोटिंग कराई जाती है। कोई जंग होने वाली नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज की हुकूमत है वो हमारे फौज के अफसर को, बड़े अफसर को इस्तेमाल कर रही है, जिसको उन्होंने लाया कईयों को छोड़ के। आज वो उनके उंगलियों पे नाच रहा है। मैं तो कोई खतरा नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरी रियासत में दूर दराज इलाकों में फौजियों को बटन दबाते हुए मैंने खुद देखा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वक्त फौज को बहुत दूर रखा जाएगा। सिक्योरिटी के सिवा कोई काम नहीं लिया जाएगा इनसे।
कि ये बटन दबाए मशीनों के। इधर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासती हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले अफसरों की एक टीम तश्कील देने की हिदायत जारी की है, जो देहरादून, उत्तराखंड और मुल्क की दीगर रियासतों के तालीमी इदारों जहां काफी तादाद में कश्मीरी तलाब ज़ेर तालीम है के मुंतजमीन के साथ तबादला ख्याल करेगी। ये टीम तुलबा की सलामती, कोर्सेज की बरवक्त तकमील, तुलबा की हाजिरी और छूटे हुए लेक्चरों की भरपाई से जुड़े मुख्तलिफ मामलात का जायजा लेगी। टीम पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद गवर्नर को रिपोर्ट भी पेश करेगी, जिसमें तालाब की बाहिफाजत वापसी और मुतल्लिका तालीमी इदारों में वज़ा किए गए तदरीसी कैलेंडर के साथ हमकिनार कराने के लिए इकदामात भी तजवीज़ होंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की खुसूसी दर्जे पर एनडीए सरकार की गहरी नजर रही है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में भी ये बात शामिल थी कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 खत्म कर दिया जाएगा और मरकज में सरकार बनने के बाद भी कई बार इसके लिए कोशिशें की गई। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस है। इस ज़िमन में आज कश्मीर सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें दफा 370 और 35A में तरमीम के खिलाफ हर मुमकिन कोशिश को रोकने की कोशिश की जा रही है। रियासत का खुसूसी दर्जा बरकरार रखने की बात की जा रही है और इस बात की जानकारी सिविल सोसाइटी कश्मीर के रुकन मुजफ्फर शाह ने हमने डाली है। इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो ये मामला इतना ही नहीं रहेगा। जितनी भी ये रूट लेकर मरकजी सरकार ने 370 को, 35A को, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को खोखला करने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम 1953, ये उन सब लॉज को शायद चैलेंज करेगा जो यहां पर एक्सटेंड किए गए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सीवियर रिट पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पीपल ऑफ दिस स्टेट, पीपल ऑफ कश्मीर, बाय अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सिविल सोसाइटी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो ये मौसम सरमा में बार बार मौसम के मिजाज के बिगड़ने से जम्मू में किसानों के लिए परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। किसानों के मुताबिक इनकी गंदम की फसल हाल ही में हुई मुसलसल बारिशों से खराब हुई है, जिससे इनका हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने इल्जाम आयद किया है कि अगरचे कई बार इंतजामिया को बारिशों से हुए नुकसान से आगाह भी किया गया, ताहम अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। ये सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जो बारिश की वजह से काफी जो हमारी जो फसल है वो नुकसान हुई है। मतलब काफी बारिशें इस बार काफी बारिशें हुई है, उसकी वजह से हमारी जो फसल है वो काफी पीली पड़ गई है, मतलब काफी नुकसान हुआ फसल को। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, खासकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई टीम आए और उसका मुआयना करे और देखे पूरा मतलब एरिया में देखे कि काफी फसल जो है वो बारिश की वजह से नुकसान हुई है। हम सरकार को भी कहना चाहते हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर वाले जो मतलब हमारी लोग हैं, वो उनको काफी मतलब इस वजह से बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है और हमारी जो एग्रीकल्चर की टीम है वो के मुआयना करे और देखे, हमारी फसलों को देखे। और हमारा जो अभी भी जो बारिश का मौसम बन रहा है उसकी वजह से भी हमारे जो हमारे जमींदार लोग हैं, जो हमारे इन लोगों को काफी मतलब परेशानी में गुजरना पड़ रहा है। साडी फसल जड़ी है बारिशों के नाल वजह नाल सारी खराब हो गई है। डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ जल्द ਤੋਂ जल्द ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, अजे तक कोई बंदे ने आन के मौके ते। इधर सुनबरारी कोकरनाग के मकामी लोगों ने बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने शिकायत की कि मज़कूरा बस्ती पानी की एक एक बूंद के लिए तरसती है और इलाके में नाकस बिजली निज़ाम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे कई बार इंतजामिया को उन्होंने शिकायत की, मगर आज तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। सुनबरारी कोकरनाग के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से मुतालबा किया कि मज़कूरा बस्ती में अवाम को बुनियादी सहूलियात जल्द से जल्द फराहम की जाए। ये सारी नफर सूत मगर 15 वरियन अंदर दोपुन अख दिमो तो त्रेश, बे गछ पावर ते आसुन, बे गछ रोड ते आसुन।
तम 15 वर गुजर तम पे कुन PDP तथ सी दित मे 3 वरी मोहम्मद जमाल भट्ट बाकी गुलाम कदर भट्ट हाजी सलिम सास बोध रुपये कोर खर्च तिहद खतर लंगर या बे न वुच ट्रांसफार्म जा न वुच पोल जा न वुच त्रेश जा MLA हन तय कोर्मुत 3 वुहर परस यीज दो आबस 2 गाड़ी सोजम त्रेश यीज दो चुमुत सा बोल सदाकत कई गई वरी सयासत मज वनकस इन सत पकन सत मगर चंद दिन ओर हो कस जनाब वोत 1 पे कान डिपार्टमेंट त्रोव नु योत न गई 5 नफर 3 नफर हमान वगर शर गसान सरस इलाक आब पकान तो त्रश कर त्रश न पावर न लेन न देन सिर्फ हुकुमरान तम सात वुचन यम सात वोट जरूरत तम सात आंगन पत आंगन घर पत घर फेरन हे वोट त्रो हे वही दिमो या ट्रांसफार्म दिमो धान दिमो आब 3 महीने की सरमाई तातीलात के बाद वादी कश्मीर में कल दरसी निजाम दोबारा शुरू हुआ। ताहम टंगमर्ग में स्कूलों की इस साल भारी बर्फबारी से स्कूलों का नुकसान हुआ है, जिसके बायस तुलबा का तालीमी वक्त जाया होने के साथ साथ उनके लिए स्कूल की इमारतें गैर महफूज समझी जा रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूली इमारतों की छत टूटने से बच्चे महफूज नहीं हैं। वहीं स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इमारतों को हुए नुकसान की इतलात आला हुकाम को दे दी गई है। बच सर मतलब तुम गई ये पे वापस अमे मूजूब सर तुम गई निराश ये मतलब अत रूद वसान सोरे बिल्डिंग मज कम लबन आब वसान छत सोरे डैमेज गोमुत मतलब सर कम अज कम गवर्नमेंटस पजे अत कुन तवज्जो दिन। तो यहाँ पर रास्ता है चलने के लिए, बिल्डिंग भी बिल्कुल गिरी हुई है, उसकी छत गिरी हुई है, बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम बच्चों को यहाँ पर नहीं रख सकते। जो जितने भी स्कूल डैमेज हो गए हैं सुनों की वजह से, इन तमाम स्कूलों का हमने लिस्ट भेज दी है बारामूला CO साहब के पास। अब देखेंगे वो कुछ हमें इस बारे में डायरेक्शन दे देंगे और कुछ पैसे। अभी तक के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।